बेटा आज की क्लास में आपका जो चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं बेटा वो है आपका सेकंड यूनिट है बेसिकली इंडियन इकोनॉमिक्स की। लास्ट जो आपने इंडियन इकोनॉमिक्स में कंप्लीट किया है ना बच्चे, वो आपने क्या करा है बेटा, वहां पे उसकी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट करी है। फर्स्ट यूनिट में मैंने आपको बताया था कि इंडियन इकोनॉमिक्स में हम पढ़ने क्या वाले हैं। इंडियन इकोनॉमिक्स में बच्चे हमने ये पढ़ा था कि फर्स्ट यूनिट में 1947 यानी ब्रिटिश रूल से पहले इंडिया कैसा था। फिर हमने पढ़ा कि जब ब्रिटिशर्स इंडिया के अंदर आ गए तो हमारा इंडिया किस तरीके का था। फिर हमने पढ़ा कि जब ब्रिटिशर्स इंडिया से चले गए तो उसके बाद इंडिया के अंदर क्या क्या छोड़ के गए और किस किस तरीके की इकोनॉमी की कंडीशन थी। लास्ट वाले चैप्टर में हमने ये स्टडी किया था, यूनिट में ये स्टडी किया था कि हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर कैसा था, हमारा फॉरेन ट्रेड कैसा था, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरीके का था। इस बारे में हमने पूरी की पूरी स्टडी करी थी। अब आज जो आप चैप्टर स्टार्ट करने वाले हो बेटा, ये चैप्टर क्या यूनिट है पूरी की पूरी। यहाँ पे क्या लिखा है, इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1990। मैंने बेटा जब आपको फर्स्ट चैप्टर कराया था तो मैंने आपको कुछ चीजें समझाई थी, वो ध्यान से सुनेंगे आप। मैंने क्या बताया था बेटा आपको कि ये बुक जो है ना वो 3 पोर्शंस में डिवाइड है। पहला पोर्शन है सर बिफोर 1940, फिर एक आता है इसके अंदर आफ्टर 1947, और एक पीरियड ये आता है आपका कौन सा, 1950 से लेके 19, यहां तक ये पूरी बुक ही अलग है। इसके बाद जो चैप्टर यूनिट स्टार्ट होगा ना वो होगा कौन सा, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991, यानी 1991 की कहानी स्टार्ट होगी। यानी बेसिकली मूवी चल रही है ये। अभी तक आप 1947 पढ़ चुके हो, 1947 से 50 तक का पढ़ चुके हो, कह सकते हो कि 50 तक हमारी इकोनॉमी किस तरीके की थी। अब जो हम पढ़ने वाले हैं बेटा वो ये पढ़ने वाले हैं कि 1950 से लेके 1990 तक हमारी इकोनॉमी किस तरीके की थी, यहाँ पे क्या क्या चीजें हमें देखने को मिली। ठीक है, अब ध्यान से आप सुनेंगे। सबसे पहले आज का जो क्लास के अंदर पहला टॉपिक स्टार्ट होगा बेटा आपका, वो स्टार्ट होगा बेटा क्या, कि इकोनॉमिक सिस्टम या इकोनॉमिक्स किसे कहा जाता है, कि सर हमारा इकोनॉमिक सिस्टम होता क्या है, इसको समझिए थोड़ा सा। यहां पे लिखा है बेटा क्या, एन इकोनॉमिक सिस्टम इज अ मीडियम थ्रू विच द गवर्नमेंट एलोकेट्स एंड डिस्ट्रीब्यूट द अवेलेबल रिसोर्सेज, गुड्स एंड सर्विसेज अक्रॉस द कंट्री एंड जियोग्राफिकल बाउंड्रीज। मतलब सर इकोनॉमिक सिस्टम का मतलब होता है एक इस तरीके का सिस्टम जिसके थ्रू गवर्नमेंट क्या करती है बेटा। यहाँ पे ना 2-3 टर्म्स आए हैं आपके, यहाँ पे ध्यान से समझिए। कहता है इकोनॉमिक सिस्टम एक मीडियम होता है जिसके थ्रू गवर्नमेंट क्या करती है बेटा, एलोकेट। एलोकेट को बोलते हैं यहाँ पे बांटना, ठीक है, या डिस्ट्रीब्यूट। डिस्ट्रीब्यूट किसको करती है बेटा, अवेलेबल रिसोर्सेज, गुड्स एंड सर्विसेज को, कहां पे, पूरी कंट्री के अंदर और जितनी भी हमारी ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज हैं उसके अंदर। शुद्ध हिंदी में या सिंपल लैंग्वेज में हम ये समझ सकते हैं सर, इकोनॉमिक सिस्टम उस सिस्टम को कहा जाता है जिसके अंदर गवर्नमेंट इंडिया के अंदर जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज, गुड्स एंड सर्विसेज हैं उसे इंडिया में डिस्ट्रीब्यूट करती है। उस सिस्टम को क्या बोला जाता है सर, इकोनॉमिक सिस्टम बोला जाता है। आगे कहता है इकोनॉमिक सिस्टम एक्ट एज अ रेगुलेटरी सिस्टम to manage the element of production, labor, physical resource, and business people. Also, economic system generally follow the specimen use and consumption. यहाँ पे देखो आपको इकोनॉमिक सिस्टम समझाया हुआ कुछ कुछ, देखो बेटा जो हमारा इकोनॉमिक सिस्टम है ना बेटा वो 3 पार्ट्स में डिवाइड है। ये आपने छोटी क्लासेस में अच्छे से पढ़ा हुआ है। पहली सिस्टम होता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, दूसरी होती है सोशलिस्ट इकोनॉमी और तीसरी क्या होती है सर, हमारी मिक्स्ड इकोनॉमी। अब पहले हम समझते हैं सर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या होती है। इसको पढ़ने से पहले मैं आपको समझाता हूं थोड़ा कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या होती है। इन तीनों के अंदर आपको 3-3 चीजें याद करनी है, वो सुनेंगे कौन कौन सी। यहाँ पे ध्यान से देखिए, जब बेटा मैं बात करता हूं यहाँ पे कौन सी इकोनॉमी की, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की, 3 चीजों का ध्यान रखना है हमें। सबसे पहले सर ओन्ड बाय प्राइवेट। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कौन चलाता है बेटा, हमारे प्राइवेट एंटरप्रीनियर चलाते हैं, ठीक है। उसके बाद इनका जो मोटिव है, यानी ये जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है ये चलती किस लिए है सर, प्राइवेट जितनी भी कंपनीज है उनका मेन मोटिव क्या है, सोशल वेलफेयर करना या प्रॉफिट कमाना, सर प्रॉफिट कमाना। तो यानी इनका जो मेन मोटिव है वो क्या है सर, यहाँ पे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। ये 2 चीजें ही पूरी की पूरी इकोनॉमिक सिस्टम को डिफर कर देती हैं बेटा। देखो अब क्या लिखा है, कहता है कैपिटलिज्म और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इज द इकोनॉमिक सिस्टम इन विच प्राइवेट इंडिविजुअल्स and business own and control the property, especially in the industrial sector, to fulfill their interest. The main aim of this economy is to make a profit. इनका main aim क्या है सर, इसके अंदर प्रॉफिट कमाना।
द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज डिपेंड ऑन द डिमांड एंड सप्लाई इन द जनरल मार्केट। और ये जो प्रोडक्शन और गुड्स सर्विस करते हैं ना, किसकी बेस पे करते हैं बेटा? जो मार्केट में डिमांड और सप्लाई है। ये लोगों की जरूरतों के लिए नहीं बनाते, ये किसके लिए बनाते हैं? मार्केट में कौन सी चीज ज्यादा बिक रही है, किसमें ज्यादा प्रॉफिट अर्न होगा, वो चीजें ये ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे। फिर कहता है विच इज नोन एज द मार्केट इकोनॉमी। और जो इकोनॉमी डिमांड और सप्लाई की बेस पे चलती है बेटा, उस तरीके की इकोनॉमी को क्या बोला जाता है? मार्केट इकोनॉमी बोला जाता है। द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इज द फ्री मार्केट। Here all the private individual and business are free to decide where to invest, what to trade, produce or sell and what the price। यानी बेटा मार्केट इकोनॉमी उस इकोनॉमी को कहा जाता है जहां पे जो प्रोड्यूसर है ना बेटा, वो टोटली फ्री है, उसे क्या बनाना है, कैसे बनाना है और कितने का बना के बेचना है, उसके ऊपर किसी का कोई कंट्रोल नहीं है, वो मार्केट अपने आप तय करता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट इकोनॉमी आती है सर हमारी कौन सी? सोशलिस्ट इकोनॉमी। अगर बच्चे हमें सोशलिस्ट इकोनॉमी समझनी है तो उसके लिए सिंपल सा वही दो चीजें आपको पहले समझा दूं यहां पे। देखो बच्चे, सोशलिस्ट इकोनॉमी की जब भी बात आती है तो सबसे पहले मैंने बताया ना दो चीजें, देखो, ओन्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट या हम कह सकते हैं गवर्नमेंट, और सर इनका जो मोटिव है सोशल वेलफेयर। ठीक है, समझ आ गया ये क्या है? अब ध्यान से समझिए। कहता सोशलिस्ट इकोनॉमी इज द एग्जैक्ट अपोजिट ऑफ द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। सोशलिस्ट इकोनॉमी क्या है बेटा? कैपिटलिस्ट का बिल्कुल अपोजिट है। ठीक है, क्यों है? इन दिस इकोनॉमी ऑल द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। इसको कौन ओन करके चलती है सर? स्टेट गवर्नमेंट। देयरफॉर ऑल द फैक्ट्रीज, कैपिटल, प्लांट, मशीनरी आर ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। इनको कौन चलाता है बच्चे? यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट। In socialist economy, private individual and business are not allowed to produce the goods and services of their own choice। सोशलिस्ट इकोनॉमी में जो प्राइवेट एंटरप्रीनियर भी है ना बेटा, वो अपनी मर्जी से प्रोडक्शन नहीं कर सकता, उसे गवर्नमेंट के अंडर रह के क्या करना पड़ेगा? अपना प्रोडक्शन करना पड़ेगा। बट अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द सोसाइटी एंड द कमांड ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। अगर वो कुछ प्रोड्यूस भी करना चाहता है तो कैसे करेगा? जो सोसाइटी की नीड है प्लस जो सोसाइटी की क्या है बेटा, स्टेट गवर्नमेंट उनको ऑर्डर करेगी कि आपको ये प्रोड्यूस करना है। Unlike a capitalist economy, the price of goods and services set by the government, not by the market forces and the factor of supply and demand। उसमें बेटा पिछले वाले में कौन प्राइस तय करता था? मार्केट। इसके अंदर कौन तय करती है? हमारी स्टेट गवर्नमेंट करती है। स्टेट गवर्नमेंट बताएगी किस चीज का क्या प्राइस होगा। All the citizens get equal rights and enjoy the benefit from the production of goods and services। Therefore, this economy is also known as a command economy। क्योंकि इसके अंदर बेटा सबको इक्वल राइट दिया जाता है, सबको सेम प्राइस दिए जाते हैं, तो इस तरीके की इकोनॉमी को किस नाम से जाना जाता है बच्चे? यहाँ पे कमांड इकोनॉमी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, द मेन एम ऑफ द सोशलिस्ट इकोनॉमी इज टू मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ द होल कंट्री। इनका मेन मोटिव क्या है बेटा? पूरे राष्ट्र की आय को बढ़ाना, वेल्थ को बढ़ाना। एंड द इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ अमंग द सिटीजंस, नॉट जस्ट द वेलफेयर ऑफ रिच इंडिविजुअल एंड कंपनी। इनका मेन मोटिव बेटा सिर्फ कंपनीज या रिच पीपल्स को आगे लेके जाना नहीं होता, इनका मेन मोटिव होता है पूरी की पूरी सोसाइटी को एक साथ क्या करवाना? ग्रो करवाना। सॉरी। फिर आती है बेटा मिक्स्ड इकोनॉमी। देखो बेटा कुछ ऐसी चीजें, अच्छा ये बताओ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी और सोशलिस्ट इकोनॉमी में से बेटर इकोनॉमी कौन सी हुई? अगर हम सोचे तो सर हमें क्या लगेगी? सोशल इकोनॉमी लगेगी। लेकिन बेटा कुछ ऐसी चीजें हैं जो चाह के भी गवर्नमेंट नहीं कर पा रही है, ठीक है ना, वहां पे किसकी रिक्वायरमेंट पड़ती है? हमें प्राइवेट सेक्टर की इंटरेस्ट। तो इस चीज को देखते हुए एक नई इकोनॉमी बनाई गई, उसका नाम क्या था बेटा? मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी क्या है बेटा? इज अ समेशन ऑफ कैपिटलिस्टिक एंड सोशलिस्ट इकोनॉमी। दोनों मिलके इसमें क्या करते हैं बेटा? काम करते हैं। देखिए क्या लिखा है, कहता है मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ कैपिटलिस्टिक एंड सोशलिस्टिक इकोनॉमिक सिस्टम। इट इनकॉर्पोरेट द बेनिफिट ऑफ बोथ सिस्टम। इसके अंदर दोनों सिस्टम के बेनिफिट्स होते हैं। एंड अवॉइड देयर ड्रॉबैक्स। इन अ मिक्स्ड इकोनॉमी बोथ द पब्लिक एंड द प्राइवेट सेक्टर को एग्जिस्ट। इसके अंदर कौन कौन से सेक्टर्स आते हैं सर? प्राइवेट सेक्टर भी आता है और पब्लिक का मतलब होता है गवर्नमेंट। एंड प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर कोलैबोरेट, आपस में ये कोलैबोरेशन करते हैं, मिलके काम करते हैं, अचीव सोशल ऑब्जेक्टिव विद इन एन इकोनॉमी। इंडिया इज द बिगेस्ट एग्जांपल ऑफ द मिक्स्ड इकोनॉमी। पूरी दुनिया में जो सबसे बड़ी मिक्स्ड इकोनॉमी चलती है बेटा, वो कहां चलती है? हमारे भारत के अंदर ही चलाई जाती है। आवर इकोनॉमी हैड बीन अ विक्टिम ऑफ अ इनॉर्मस एक्सप्लॉयटेशन। हमें पता है कि बेटा भारत का शोषण क्या हुआ? बहुत अधिक मात्रा में हुआ। जब ब्रिटिशर्स आए तो हमारे देश को अच्छा खासा लूट के लेके गए थे।
कहता है आवर नेचुरल रिसोर्सेज आयरन ओर गोल्ड माइंस वेल्थ एंड मैन पावर वर सब्जेक्ट टू द इंटेंस एक्सप्लॉयटेशन। ये क्या है बेटा, बहुत बुरे तरीके से इनका क्या किया गया, एक्सप्लॉइट किया गया। ड्यू टू दिस एट्रोटिक्स द इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस शो अ पुअर एंड लो इकोनॉमिक ग्रोथ। इसी की वजह से क्या हुआ बेटा, जब देश आजाद हुआ तो हमारी इकोनॉमी कैसी थी बेटा, लो ग्रोथ कर रही थी। इमेंस एफर्ट्स एंड नॉलेज वर एसेंशियल इन ऑर्डर टू मूव अहेड। उस टाइम पे हमें जरूरत थी कि हमें बहुत ज्यादा नॉलेज मिले या कुछ ऐसी चीजें मिले जिससे कि इंडियन इकोनॉमी क्या कर सके, ग्रो कर सके। देखो बेटा यहाँ पे अभी अगर हम क्वेश्चन करें कि इंडिया ज्यादा बेटर है या बाहर की कंट्री ज्यादा बेटर है, क्या आंसर होगा आप सबका? बाहर की कंट्रीज। कैसे बताइए, एक एक करके। डेवलपमेंट के नाम पे, ठीक है, और एक एक है, करप्शन कम है, और शोर नहीं मचा रहा भाई। वैसे अभी मैंने पूछा कि भैया इंडिया वर्सेस अदर कंट्रीज, तो आपके अकॉर्डिंगली ये ज्यादा बेटर है ना, यही चल रहा है यहाँ पे। अब बेटा मैं बेसिकली आपसे ना कुछ चीजों की बातें करूंगा, उसके बाद आप मेरे को आंसर करेंगे कि कौन सी चीजें ज्यादा बेटर है, ठीक है। आपको मैं बेसिक बेसिक चीजें बताता हूं जो हमारे जीने के लिए सबसे ज्यादा जरूरत है, ठीक है। अब सबसे पहले बात करते हैं हम यहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेस की। अदर कंट्रीज में ज्यादा है, इंडिया में ज्यादा है? जीने के लिए नेचुरल रिसोर्सेज शायद बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे लिए, है ना। क्यों सर? हर तरीके के, उसके बाद वेदर कंडीशन या क्लाइमेटिक कंडीशंस कहां पे ज्यादा है? इंडिया में ज्यादा है, बाहर इतनी ज्यादा। उसका एक बेसिक से एग्जांपल बता देता हूं। अब हमारे यहाँ पे धूप पड़ रही है भाई, ठीक है, आप छाते कुछ लेके आ रहे हो, ठीक है। बाहर के कंट्री वाले वहां से 5-5 10-10 लाख रुपए खर्च के यहाँ पे सनबाथ लेने आते हैं, गोवा में आके लेट जाते हैं जी, सनबाथ मिल रही है। क्यों? विटामिन डी है ही नहीं, सूरज ही नहीं निकलता कई कई महीने वहां पे। सिस्टम क्या है, बर्फ पड़ रही है तो बर्फ ही पड़ रही है, ठीक है ना। तो वहां के क्या हो गए, क्लाइमेटिक कंडीशंस क्या है, एक ही तरीके की है। जैसे थार डेजर्ट है, सऊदी अरेबिया है, तो वहां पे क्या हो रहा है बेटा, अगर गर्मी है तो गर्मी ही चलेगी वहां। ऐसे मौसम देखने को नहीं मिलेंगे आपको कि चारों क्लाइमेट आप एक जगह पे देख लोगे, ठीक है। दूसरी अगर हम बात करें बेटा जीने की जो फ्रीडम है, फ्रीडम इन द सेंस कि आप फ्रीली जी सकते हो, वो कहां पे आराम से जी सकते हो? यहाँ पे आपको एक एग्जांपल देता हूं। मेरे किसी नोन में यूएस के अंदर रहते थे, यूके के अंदर। वहां पे सिंपल सा क्या हुआ बेटा कि एक बार जैसे मैरिज हुई तो हस्बैंड वाइफ की लड़ाई हो गई तो शोर मचा। शोर मचने पे बराबर वाले ने कंप्लेंट कर दी, ठीक है जी। पुलिस आ गई, पुलिस ने उनको क्या करते हैं वहां पे सीधा सा है, पुलिस भी आर्ग्यू नहीं करती, उन्होंने आया उनको नोटिफाई कर दिया जी आपकी एक बार कंप्लेंट आ गई है, अब दोबारा कंप्लेंट ना आ जाए। दूसरी बार फिर आई, दूसरी बार फिर वो आया और दूसरी बार क्या कह के गए, और वहां का रूल है ये कि अगर तीसरी बार आपकी कंप्लेंट आ गई, एक तो आपको मकान खाली पड़ना पड़ेगा और आपको जॉब से निकाल दिया जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे बेटा आपकी मम्मियां गली में सब्जी लेती है ना तो 4 घर दूर तक पता चल जाता है टिंडे तोड़ी क्या खरीदे उन्होंने, इतनी तेज आवाज में तो सब्जियां खरीदी जाती है इंडिया में। तो डिफरेंस समझ रहे हो क्या है? वहां पे बेटा अभी कनाडा पता नहीं कहाँ पे अगर हवन करवाना है ना तो हवन करवाने के लिए मंदिर के अंदर एक जगह बनी हुई है, आप अपने घर के अंदर हवन नहीं कर सकते। हवन कराने वहां परमिशन लेके हवन कराने जाना पड़ता है। कर लोगे ये सब कुछ? यहाँ तो भाई साहब रात को पनिया जल रही है दुकान के बाहर, गत्ते जलाए जा रहे हैं खुले में। क्यों है? क्या सर यहाँ पे ऐसा नहीं हो सकता, रूल रेगुलेशन फॉलो हो जाए? ऐसा हो सकता है बेटा, लेकिन आप समझो इस चीज को, पॉपुलेशन जो है ना बेटा इंडिया के अंदर वो क्या है, बहुत ज्यादा है। आप सोचो आपके घर में 10 जनों की कैपेसिटी और 100 जने आ जाए तो कैसे संभालोगे उसे? घर साफ सुथरा रहेगा? अभी आप लोगों के घर साफ सुथरे नीट एंड क्लीन मिल रहे हैं, ऐसी अदर कंट्रीज हैं, आप कहते हो भैया साफ सुथरी है, या भैया पॉपुलेशन ही नहीं है वहां पे। अब अगर मान लो 10 की जगह वहां पे क्या आ जाए बेटा, 100 जने आ जाए तो क्या होगा? ऑटोमेटिकली गन पड़ना ही पड़ना है। रूल रेगुलेशन की बात करी जाए तो बेटा मैं आपको बताता हूँ, एजुकेशन और टेक्नोलॉजी के अंदर नासा में बताया जाता है मोर देन 50% साइंटिस्ट आर इंडियंस। पूरा का पूरा नासा सिस्टम जो चला रहे हैं, कौन चला रहे हैं बेटा? और अब तो कहीं ना कहीं कैपेबिलिटीज में ये माना गया है कि नासा से आगे काम कर रहा है हमारा कौन सा, इसरो। बहुत सारी चीजें उसने ऐसी लॉन्च करी है रिसेंट के अंदर जो नासा फेल हो गया, लेकिन इसरो ने क्या कर दिया बेटा, उसको क्लियर कर दिया। यूट्यूब या गूगल करो जाके, वहां पे डालो टॉप सर्जन इन द वर्ल्ड, टॉप सर्जन,
ज्यादातर कर्नाटक केरल के मिलेंगे आपको, सारे डॉक्टर्स इंडियंस हैं, वो जो बड़े बड़े सर्जरी कर रहे हैं ना, हार्ट ट्रांसप्लांट, ब्रेन का, सबके जितने भी मिलेंगे, कहाँ के मिलेंगे बेटा, वो इंडियंस मिलेंगे। कहने का मतलब है इंडिया में कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम इज दैट कि बेटा जब पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है ना, एक सर्वे के अकॉर्डिंगली ये पूरा बताया गया था, एक कंट्री ली गई थी, उसमें बताया गया था, पता नहीं कनाडा, पता नहीं कौन से देश का बताया गया, कि वहां पे जितना पूरे महीने के अंदर एक कुकिंग ऑयल यूज होता है ना, खाने पीने के लिए ऑयल वो यूज करते हैं, उतना बताया गया था यहाँ पे शनिवार को शनिदेव पे चढ़ा देते हैं लोग। कंजप्शन सोच लो कितने बड़े लेवल का डिफरेंस है। यहाँ बेटा हनुमान जयंती में जितने भंडारे हो गए होंगे ना, वहां 6 महीने का खाना बढ़ जाएगा, लंगर पूरे पूरे शहर के अंदर ही, और यहाँ पे एक दिन में भंडारा हो जाता है इतने का। तो बेसिकली कहीं से कहीं तक शॉर्टेज किसी चीज की नहीं है, सब जगह का रहने का तरीका ये है। और सबसे बड़ी मैं आपको रीजन बताता हूँ यहाँ पे ऐसा क्यों है। वहां पे बेटा देखो सारे के सारे क्या बोल रहे हैं ये बताओ, इंग्लिश, भाई इंटरनेशनल लैंग्वेज है। अगर कोई जर्मनी रह रहा है उनकी अपनी एक लोकल लैंग्वेज होगी, लेकिन लैंग्वेज कितनी होंगी, एक है ना। भारत में क्या है, हर 100 किलोमीटर के बाद ड्रेसिंग सेंस चेंज है, एनवायरमेंट चेंज है, खाना पीना चेंज है, लैंग्वेज चेंज है। इंडिया की सबसे बड़ी दिक्कत ये भी है, हर जगह पे क्या है बेटा, बहुत सारी विभिन्नताएं पाई जाती हैं, तो इसको मैनेज करना इतना इजी काम, समझ आया। अब अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे बहुत सारे लोग देखो जाते हैं शौक शौक में, फिर 6-7 महीने बाद वापसी भी आते हैं। अब देखो इसके बाद कहता है, ऑल दो इंडिया वॉज अ वेरी इंडिपेंडेंट इकोनॉमी बिफोर द ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश रूल से पहले हम क्या थे बेटा, काफी इंडिपेंडेंट थे। टूवर्ड्स द एंड it was exhausted, the Indian economy on the eve of independence was struggling with the find the path। जब हमारे देश को आजादी मिली ना, तो हम क्या कर रहे थे बेटा, एक रास्ता ढूंढ रहे थे कि हम सही तरीके से अपनी इकोनॉमी को ग्रो कैसे कर सके। सिंस ऑल द पॉलिसीज एंड ब्रिटिश वर फ्रेमिंग ओनली प्रमोट देयर इंटरेस्ट, क्योंकि उस टाइम पे जब ब्रिटिशर्स ने बेटा 200 साल हम पे राज किया, उन 200 सालों में उन्होंने जितनी भी पॉलिसीज बनाई ना, वो इंडिया के बेनिफिट के लिए नहीं थी। किसके लिए थी वो सारी की सारी, उन्होंने खुद के बेनिफिट के लिए बनाई थी, ठीक है। We were diverging from prosperity, we were mere raw material supplier, ये हमने पढ़ा था। हम क्या कर रहे थे उस टाइम पे, रॉ मटेरियल की सप्लाई करते थे। अवे our British suppliers, they made use of our labor without treating them well। The 200 years of the British rule also took away our will to gain knowledge and awareness। क्योंकि बेटा उन्होंने उस टाइम पे किसी को पढ़ने लिखने नहीं दिया, स्कूल्स को आगे नहीं बढ़ने दिया, तो जो लोगों की पढ़ने लिखने की हैबिट थी ना, वो भी क्या हो गई बेटा, 200 सालों में खत्म हो गई। सिंस वी वर देयर स्लेव्स, हमें क्या बना के रखा था बेटा, उन्होंने गुलाम बना के रखा था। वी नेवर गॉट द राइट टू प्रॉपर एजुकेशन, तो हमें एजुकेशन का राइट ही नहीं मिला। एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दीज एक्शंस टुवर्ड्स द एंड ऑफ देयर रेजाइन वी वर इलिटरेट, तो जब वो हमारे देश से गए तो हमारे यहाँ पे ज्यादातर जनसंख्या कौन सी थी बेटा, इलिटरेट थी, बिना पढ़ी लिखी थी। The Indian economy on the eve of independence was full of the people who had absolutely no plan as to how to help the nation। देखो बेटा सीधी सी बात है, अगर कहीं पे आप एक इमेजिनेशन करके देखो आज की डेट में, ठीक है, किसी कंट्री में जैसे बैंकॉक में हुआ आज की डेट में, अचानक से क्या हुआ बेटा, वहां पे भूकंप आया, सब खत्म हो गया। अब सोच रहे हो वो क्या दिमाग लगा रहे होंगे, इस टाइम तो प्लान भी नहीं कर पा रहे होंगे कहां से शुरू करना है, कहां पे क्या बनाना है, समझ रहे हो ना। तो जब 200 साल अंग्रेजों ने क्या करा बेटा, इंडिया के ऊपर राज करा, तो हमारी इकोनॉमी को इस तरीके से छोड़ के गए कि जो बाकी इंडियंस यहाँ पे बचे थे वो प्लान भी नहीं कर पा रहे थे कि इंडिया को किस तरीके, क्यों, कहां से स्टार्ट करना था आपको, जीरो से। अब आप खुद सोच के देखो, एक बंदा अरबपति है, ठीक है, 100 करोड़ पे है, और अचानक से वो जीरो पे आ जाए, तो उसे सोचना पड़ेगा भाई अब स्टार्ट कहां से करूं, क्यों, उसे तो खरबों में रहने की आदत थी, तो सोचेगा ना कहां से स्टार्टिंग करनी है। सेम इंडिया की कंडीशन थी। ब्रिटिशर्स के आने से पहले क्या थे बेटा, सबसे ज्यादा वेल्थ कहां थी, इंडिया के अंदर। सबसे ज्यादा सोना चांदी कहां थी, भारत के अंदर। प्रोस्पेरस पैसा सब कुछ कहां पे था, भारत में। अब वो सब लूट के ले गए, अब यहाँ पे कुछ था ही नहीं, ना पैसा, ना एजुकेशन, ना कुछ। तो कहां से इकोनॉमी को दोबारा से स्टार्ट करना है, कहां से उसको डेवलप करना है, ये इंडिया के सामने क्या था बेटा, सबसे बड़ा चैलेंज निकल के आया। उसके बाद भी जवाहरलाल नेहरू जी आ गए, फिर पाकिस्तान बन गया। तो कंडीशंस देख रहे हो कितनी वेराई होती चली गई। अब जो आप कंडीशन देख रहे हो प्रेजेंट के अंदर जो चल रही है पुलवामा अटैक वाली, अब अगला टारगेट क्या हो सकता है गवर्नमेंट का, कोई बताएगा न्यूज देखते हो तो। इस बार का जो टारगेट सोच के देखो कि क्या कर रही होगी गवर्नमेंट हमारी, क्या प्लानिंग कर रही होगी अंदर खाते। नहीं, खत्म तो देखो किसी भी नेशन को ऐसे नहीं किया जाता। अगर उसे खत्म करना होता तो वर्ल्ड में बहुत सारी कंट्रीज ऐसी बैठी हैं जो 15 मिनट के अंदर उसे खत्म कर सकती हैं, ठीक है। आपको जब आप बहुत छोटे हो गए ना, जब मैं आपकी एज में था, तो अटल बिहारी हमारे क्या थे बेटा, प्राइम मिनिस्टर थे, सबसे अच्छे प्राइम मिनिस्टर्स में से माने जाते हैं वो। पाकिस्तान ने उस टाइम पे जब कारगिल युद्ध हुआ और ये हुआ, तो उन्होंने कहा था कि हम न्यूक्लियर छोड़ देंगे, तो अटल बिहारी ने खुले ऑप्शंस दे दिए थे, कह रहे आप चला दो। कह रहे कितना पोर्शन खत्म कर लोगे, 10-20% इंडिया जाएगा हमारा, ठीक है। उधर से
हमारे जो साथ थे वो थे कौन, ओबामा, ठीक है, यूएस के वो। उन्होंने कहा कि अगर आपने, इन्होंने तो पूरी धमकी दे दी अटल बिहारी ने, क्योंकि हैकर थे वो भी, ठीक है, उन्होंने कहा आप चला दो, 20% ही तो खत्म कर पाओगे, कह रहा लेकिन आधे एक घंटे में पूरा पाकिस्तान हम खत्म कर देंगे। उसके बाद आधा एक घंटा इन्होंने बोला था, उधर से यूएस के जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने नोटिफिकेशन निकाल दी कि इफ पाकिस्तान डिप्लॉयड न्यूक्लियर अटैक वी फिनिश पाकिस्तान फ्रॉम द मैप इन नेक्स्ट 15 मिनट्स, 15 मिनट में ही हम खत्म कर देंगे अगर गलती से भी उसने न्यूक्लियर अटैक कर दिया। तो न्यूक्लियर छोड़ना इतना आसान ही नहीं है बेटा पाकिस्तान के लिए। वो कब छोड़ेगा, जब उसे पता चल जाएगा कि हाँ मेरा एंड है, अब मेरे को नहीं बचना, अब मेरा तो अंत आ गया, मेरे को खत्म होना है, तो अब तो भैया चला दो, रख के भी क्या करूंगा। तब वो छोड़ेगा, क्योंकि उसे पता है जिस दिन उसने गलती ये कर दी उसे चलाने की, चलाने के बाद तो बेटा बहुत कंट्रीज ऐसी बैठी है 1 मिनट में खत्म कर देंगी उसको। अभी भी इंडिया ऐसी पावर रखता है कि इंडिया उसे जब मर्जी क्या कर सकता है, क्योंकि इंडिया ने अभी जो रिसेंट पिछले 5 सालों में रफेल्स वगैरह खरीदे हैं ना, उसका तोड़ पाकिस्तान पे नहीं है। रफेल के अगर 10-15 विमान भी चले गए ना, तो पाकिस्तान इतना बेटा वो 15 ही खत्म कराएंगे उसको पूरा। तो अभी जो टेंशन है, अभी जो गवर्नमेंट है ना वो मारेगी नहीं इतनी जल्दी। जैसे मूवीज देखते हो ना, तड़पाने वाला गेम चल रहा है अब आज की डेट में। सबसे मेन क्या करा गया है बेटा, पानी बंद। पानी के बिना क्या होगा बेटा, सारा पानी भारत से जाता है वहां पे, ठीक है। और 48 आवर्स अगर आप न्यूज देखते हो, जितने भी हमारे क्या है, क्या कहते हैं, बाघा बॉर्डर वगैरह, ये सारे पॉपुलेशन से भरे पड़े हैं इस टाइम। क्यों, हमारे यहाँ पे एम्बेसीज होती हैं, दिल्ली से एम्बेसी को खाली करा दिया गया कि यहाँ से उठाओ इसको, पाकिस्तान से बंद करवा दी। दूसरे जितने भी 48 आवर्स के अंदर वीजा थे पाकिस्तान के, वो सारे कैंसिल आउट हो गए। क्या कह दिया, पाकिस्तान वापस जाओ। हजारों लाखों लोग बॉर्डर पे खड़े हैं इस टाइम पाकिस्तान वापसी के लिए, वो लेने को तैयार नहीं बैठा, ये रखने को तैयार नहीं बैठे, अटक गए। अब मैं बताता हूँ नेक्स्ट जो हमें समझ आती है, जिसके लिए गवर्नमेंट वेट भी कर रही है बहुत टाइम से, इसे ना अपॉर्चुनिटी चाहिए थी कि कुछ ऐसा हो कि हम खुले में कुछ जाके कर सके। अब ये करेंगे तो अगला इनका टारगेट होगा बेटा पीओके को वापस लेना। अब ये अंदर घुसेंगे और पीओके की बाउंड्री तक का क्या कर लेंगे वापस, जो जम्मू कश्मीर पूरा उधर गया हुआ है ना, वो वापस कहां पे लेके आने की कोशिश रहेगी। क्यों, इस टाइम पे जो हमारी गवर्नमेंट है उसके साथ पूरी वर्ल्ड खड़ा है इस टाइम। आपने देखा भी होगा जब ये आतंकी हमला हुआ था, जितनी भी बड़ी बड़ी कंट्रीज है सबने कह दिया कि आप करो, हम आपके साथ हैं, और सपोर्ट करेंगे भी, मजबूरी है उनकी। इंडिया को ना खत्म होने देने की सबसे बड़ा रीजन बताएगा कोई क्या है, पूरे दुनिया में सबसे बड़ी मार्केट ही है बेटा। उन्हें पता है इंडिया खत्म तो हमारा माल बिकना बंद, माल बिकना बंद तो सारे देशों की इकोनॉमी हिलेगी। इंडिया के हिलने का मतलब है पूरी की पूरी वर्ल्ड वाइड इकोनॉमी का हिलना, सारी ट्रांजेक्शन्स, वर्ल्ड वाइड ट्रेड, फॉरेन ट्रेड सब बंद हो जाएगा एक बार में, ठीक है। तो इसीलिए काम हो रहा है, एक ही देश साथ दे सकता है, उसका कौन देगा, चाइना। चाइना को किसने लपेटा हुआ है, ट्रंप ने। 125-130% का टैरिफ लगा के बैठा चाइना, वैसे ही रो रहा है अभी इस टाइम पे, ठीक है, वो अपने से नहीं निपट पा रहा। तो हर तरीके से क्या है, लेकिन अभी लड़ाई छिड़ना पॉजिटिव नहीं होगा। रीजन है, बहुत सारी कंट्रीज ऐसा भी है जो इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई इस टाइम पे चाह रही है। रीजन, बहुत सारी बॉर्डर्स के ऊपर ना इस टाइम लगातार लड़ाई चल रही है, और यही लड़ाई क्या होती है बेटा, धीरे धीरे वर्ल्ड वार में चेंज हो जाती है। इधर से चाइना कूद जाएगा, उधर से कोई और कंट्री कूद जाएगी, करते करते आप देखोगे वर्ल्ड वार में, ठीक है। तो इस टाइम पे इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई होना पॉजिटिव सेंस में तो नहीं जाएगा कहीं से कहीं तक भी, लेकिन होगी, ये है, पक्का है, ठीक है ना। अब देखो, कहता है व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव सर प्रॉफिट कमाना। इन सोशलिस्टिक इकोनॉमी हु डिटरमाइन द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, गवर्नमेंट। व्हाट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी, कोएग्जिस्टेंस ऑफ अ which country is often cited as the biggest example of mixed economy, सारे इसी हो गए तो यहां से ऊपर से। why did the Indian economy on the eve of independence show poor economic growth, lack of knowledge and, ठीक है, क्योंकि जब ब्रिटिशर्स यहां से गए थे बेटा, यहाँ पे सारे लोग क्या पाए जाते थे, इलिटरेट पाए जाते थे, उनके पास पढ़ाई लिखाई नहीं थी बेटा। ये समझते हैं बेटा, हमारी गवर्नमेंट कितने सालों में चेंज होती है, 5 सालों में, यही 5 ईयर प्लान है। हर 5 सालों में गवर्नमेंट आती है और वो अपनी प्लानिंग लेके आती है कि इन 5 सालों के अंदर हमें ये अचीव करना है। उनके कुछ गोल्स और प्लान्स होते हैं, उस प्लानिंग को क्या बोला जाता है बच्चे, यहाँ पे 5 ईयर प्लान्स के नाम से जाना जाता है। यहाँ लिखा है प्लान का मतलब क्या है, कहता है प्लान स्पेल्स आउट हाउ द रिसोर्सेज ऑफ द नेशन शुड बी पुट टू यूज। प्लान का मतलब है कि जो हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज या नेशन के पास रिसोर्सेज हैं उसको हम किस तरीके से यूज करें। इट शुड हैव सम जनरल गोल एज वेल एज स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव टू बी अचीव्ड विद इन अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। हर 5 सालों में गवर्नमेंट का कुछ ना कुछ क्या होता है बेटा, एक जनरल गोल होता है, उद्देश्य होता है कि मेरे को ये अचीव करना है। दूसरा क्या होता है सर, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होता है, क्या,
कि मेरे को स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम में करना है। आज जैसे दिल्ली में गवर्नमेंट चेंज हुई, दिल्ली में जो गवर्नमेंट अभी चल रही है बेटा, आपने देखा होगा सबसे ज्यादा किस पे काम चल रहा है यहाँ पे, जिसकी वजह से इलेक्शन भी जीते ये है, जमुना रिवर। ठीक है, सारा काम ही किसके ऊपर कर रहे हैं आज की डेट में, ये यमुना जी पे कर रहे हैं, क्योंकि इलेक्शन जीतने का भी एक मेन मोटिव क्या रहा था हमारा, यमुना रिवर ही रही। तो अभी पूरा फोकस गवर्नमेंट ने किस पे कर रखा है, क्यों, पिछले 30-40 सालों से एजेंडा चला आ रहा है, क्लियर कोई नहीं कर पाया। तो अब इनका टारगेट क्या है कि अगले 2-3 सालों के अंदर हम किसी भी तरीके से जमुना जी को क्या कर दें, साफ कर दें। आज आपने देखा होगा 4th सैटरडे पे काफी सारे स्कूलों की छुट्टी है। 4th सैटरडे पे छुट्टी नहीं होती है, लेकिन आज है, काफी सारे स्कूलों ने ये नोटिफाई कर दिया कि 4th सैटरडे पे छुट्टी है स्कूल की। मेरी डॉटर की खुद पहली बार हुई 1.5 साल में, मैं भी हैरान, 4th सैटरडे पे छुट्टी। अब जाके पता चलता है कि ये दिल्ली गवर्नमेंट के ऑर्डर्स आए हुए। आपने देखा होगा पीछे काफी सारा कुछ हुआ है, फीस को लेके, प्राइवेट स्कूल की बुकें आपको खरीदनी है, बैग्स आपको खरीदने हैं। ईस्ट दिल्ली के भी क्वीन मैरी वगैरह इन स्कूलों को भी गवर्नमेंट ने क्या भेजा है, सीधा नोटिफिकेशन भेजा है कि आपको बंद कर दिया जाएगा। तो अभी आज की डेट में भी टीचर्स की, स्कूल के प्रिंसिपल्स वगैरह के ऑर्डर्स आए हुए थे, तो वो सब मीटिंग थी। ठीक है, जिसकी वजह से स्कूल्स को क्या करा गया बेटा, ऑफ करा गया। और अच्छी खासी मात्रा में, देखो फीस कम तो है नहीं, आपको भी पता है। एक स्कूल का अगर आप अपनी क्लास के एवरेज से बच्चा पकड़ लोगे ना, सेक्शन पकड़ लोगे, तो कैलकुलेटर लेके बैठ जाओगे, आप हिल जाओगे टोटल अमाउंट देख के एंड में कि सर एक महीने में इतना कमाता है एक स्कूल। ठीक है ना। अब जैसे मैं क्या करता हूँ, बीएनपीएस है आपका, ठीक है, उसके बाद क्या है भाई, परमानंद है भाई, मतलब इलॉजिकल क्या है, ठीक है फीस आप लेते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फीस लेने के बाद आप ये लगा लो, जब पेरेंट्स स्कूल लेने जा रहे हैं बच्चों को, तो आधे 1 घंटे का वेट भी करना पड़ जाता है, ट्रैफिक बहुत है उस रोड पे। एक सिंगल शेड तक नहीं है पेरेंट्स के लिए, धूप में खड़े हैं भाई साहब पेरेंट्स, प्रॉपर धूप होती है तगड़ी, उसमें पेरेंट्स खड़ा है आधे घंटे पौने घंटे, मतलब करोड़ों रुपया लेके 1-1.5 लाख रुपए की शेड नहीं लगाई जा रही स्कूल पे। पैसा खर्चेंगे नहीं हम कैसे भी करके, बस कमाना कमाना है हमें, तो ये चीज गलत होती है बेटा। उससे बढ़िया तो गवर्नमेंट स्कूल है, मैं कह रहा हूँ कुछ नहीं लगाते, लेकिन स्कूलों के अंदर पेड़ और बाहर पेड़, दो चीजें तो कंपलसरी है गवर्नमेंट स्कूल में, तो पेरेंट्स कहीं ना कहीं खड़ा तो हो ही जाएगा बेचारा, जाके छांव तो मिल जाती है उसे, यहाँ कुछ भी नहीं मिलता। तो ये ना जो गवर्नमेंट अब कर रही है, ये मैंडेटरी हो चुका है आज के डेट में। 100-100 रुपए की किताब है बेटा, जो 400 रुपए की आपको स्कूल में मिलती है। सब प्राइवेट पब्लिशर्स हैं ये सारे के सारे, ठीक है। तो प्लान का मतलब है, अब जो हमारी गवर्नमेंट है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, क्या कर रही है बेटा, जमुना जी के ऊपर काम कर रही है। तो उनका प्लान क्या है कि जमुना जी की सफाई को विद इन अ स्पेसिफाइड पीरियड क्या किया जाए, साफ सुथरा किया जाए। इसे बोलते हैं क्या, उनका 5 ईयर प्लान। कहता है इन इंडिया प्लान्स आर ऑफ 5 ईयर्स। कहते हैं आमतौर पे भारत के अंदर जो प्लान्स होते हैं बेटा, वो कितने सालों के लिए होते हैं, 5 ईयर ड्यूरेशन एंड आर कॉल्ड 5 ईयर प्लान। दिस कंसेप्ट ऑफ 5 ईयर प्लान बोरोड फ्रॉम द सोवियत यूनियन। पहले हमारे यहाँ पे सोवियत यूनियन संघ काम करता था, वो 5 सालों के लिए करता था। अभी हम पढ़ेंगे भी ये प्लान्स आए कहां से। देखो क्वेश्चन पता है क्या आता है माइंड में, सर ये 5 साल के क्यों होते हैं, 5 साल बाद ही इलेक्शन क्यों होता है, सब अभी पढ़ोगे इसके अंदर। कहता है अवर प्लान डॉक्यूमेंट्स नॉट ओनली स्पेसिफाई द ऑब्जेक्टिव टू बी अटेन इन द 5 ईयर्स। हमारे प्लानिंग ऑब्जेक्टिव में ये तो लिखा ही होता है कि 5 सालों में हमें क्या अचीव करना है, बट आल्सो व्हाट इज टू बी अचीव्ड ओवर अ पीरियड ऑफ 20 ईयर्स। साथ ही साथ क्या लिखा होता है बेटा, अगले 20 सालों में भी क्या अचीव करना है। एग्जाम्पल देता हूं, अब जो मेट्रो आप दिल्ली में देख रहे हो ना, ये बीजेपी नहीं लेके आई थी कॉन्सेप्ट, ये कौन लेके आई थी, कांग्रेस की गवर्नमेंट। इंप्लीमेंटेशन कब हुआ, आके बीजेपी गवर्नमेंट के टाइम पे हुआ। समझ आ रहा है। ऐसे ही जो आप वहां पे देख रहे हो, आज जेवर के अंदर एयरपोर्ट बन रहा है, वो मायावती के टाइम में प्लान बना था। आज इंप्लीमेंट कौन कर रहा है आगे, फिर से बीजेपी गवर्नमेंट। तो ये कोई 2-4-5 साल के प्लान नहीं है, ये क्या होते हैं बेटा, बहुत लंबे लंबे 20-20 40-40 साल के प्लान होते हैं, जो गवर्नमेंट पहले से बना के रखती है। दिस लॉन्ग टर्म प्लान इज कॉल्ड अ पर्सपेक्टिव प्लान। जो भी 5 सालों से ज्यादा के प्लान्स होते हैं, देखो मेट्रो एग्जांपल हो गया किसका, पर्सपेक्टिव प्लान का। आपका जो जेवर का एयरपोर्ट हो गया, वो भी क्या हो गया बेटा, एक पर्सपेक्टिव प्लान, क्योंकि आज नहीं बन रहा वो एयरपोर्ट, अभी बनने में 20 साल लगेंगे उसे प्रॉपर तरीके से चालू होने के अंदर, ठीक है। द 5 ईयर प्लान्स आर सपोज टू प्रोवाइड द बेसिस फॉर द पर्सपेक्टिव प्लान। इट विल बी अनरियलिस्टिक टू एक्सपेक्ट ऑल द गोल्स ऑफ द प्लान टू बी इक्वल इंपॉर्टेंस इन ऑल द प्लान्स। बेटा हर एक गोल को ना आप प्लान के अंदर इक्वल इंपॉर्टेंस नहीं दे सकते। जैसे आज गवर्नमेंट क्या कर रही है, जमुना जी की सफाई को इंपॉर्टेंस दे रही है, अब हम कहेंगे वो सारी चीजों को एक साथ इंपॉर्टेंस दे, पॉसिबल। देखो यमुना एक्सप्रेस वे कौन कौन गया है, सारे ही गए होगे अब तो, ठीक है, वृंदावन जा ही रहे हैं सारे मोस्टली, होके आए होगे कभी। बेटा जब ये बनाया गया था ना, अब तो ये कुछ भी नहीं है, जब बना था, जब देखने लायक था। रीजन, इसके ऊपर जो बीच में क्या होते हैं, येलो कलर की वो लगी होती है लाइट्स वगैरह, प्रॉपर चमकती थी। मतलब आप रात को भी जाओगे ना, अपनी क्या करो, आप गाड़ी की लाइट्स बंद कर लो, आप सीधा सीधा जाओगे। रीजन, बहुत अच्छा हाईवे बना था वो उस टाइम पे, एक्सीडेंट्स भी बहुत तगड़े तगड़े हुए थे उस टाइम। अब आप बताओगे ये बनाया किस प्लानिंग से था,
आपको बताएगा मेरे को यमुना एक्सप्रेसवे जो बना, इंडिया का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे या उस सबसे सफल एक्सप्रेसवे में माना जाता है इसे। क्यों बनाया गया था? उसके बाद तो दुनिया जान के बन गया आज लखनऊ एक्सप्रेसवे, बॉम्बे एक्सप्रेसवे। ये सबसे पहला और सबसे अच्छा और चौड़ा बनाया गया किस उद्देश्य से बनाया गया था? मैं आपको बताता हूँ गवर्नमेंट का मोटिव क्या था बेटा। उस टाइम पे जब लड़ाइयां छिड़ी थी ना, कारगिल युद्ध और ये, तो इनको ये दिक्कत आई कि यार हमें जब एयरक्राफ्ट उतारने होते हैं ना, तो एक पर्टिकुलर एरिया है जहां पे एयरक्राफ्ट उतर सकता है जाके। अब गवर्नमेंट को ये बड़ी दिक्कत थी भाई, दिल्ली की छतों पे तो उतार नहीं सकते एयरक्राफ्ट तुम, कहीं उतारने के लिए जगह तो चाहिए ना। अब इन्होंने क्या करा कि हाईवे को ऐसे बनाओ कि इन केस ऑफ अर्जेंसी कभी एयरक्राफ्ट भी लैंड करना पड़ जाए, वो सारे हाईवे ऐसे ही है, पत्थर नहीं दिखेगा आपको इतना सा भी उस पर, बिल्कुल साफ। यानी कभी इमरजेंसी में लड़ाइयां छिड़ जाएंगी ना, हिंडन एयरवेज पीछे है हमारे यहाँ पे, हिंडन से सारे हवाई जहाज पूरा का पूरा क्या बना हुआ, मिलिट्री बेस कैंप है यहाँ पे, सारे हवाई जहाज उसको यूज करके उड़ सकते हैं आज की डेट में। तो जितने भी अभी हमारे एक्सप्रेसवे बन रहे हैं वो इसी उस पे बन रहे हैं कि फ्यूचर में कभी 10-20-50 साल बाद लड़ाइयां हो तो उस लड़ाइयों के लिए इन हाईवेज का क्या किया जा सके, इस्तेमाल किया जा सके। ठीक है। और हवाई जहाज तो बाद में उड़ने थे, गाड़ियां ही उड़ाई हैं कईयों में तुम जैसे बच्चों ने। ठीक है, इधर देखो। In fact, the goals may be actually be in conflict. For example, ये बड़ा एग्जाम्पल ध्यान से सुनना। The goal of introducing a modern technology may be in conflict with the goal of increasing the employment if technology reduces the need for the labor due to the use of capital intensive technology। देखो, कह रहा है मान लो गवर्नमेंट चाहती है कि इंडिया के अंदर ना टेक्नोलॉजी को बूस्ट किया जाए, लेकिन गवर्नमेंट के सामने एक प्रॉब्लम और आ जाती है। क्या? आपने अभी मेरे को कहा था ना कि बाहर की कंट्रीज की सर टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है। गवर्नमेंट को बेटा 100 चीजें सोचनी पड़ती हैं कुछ भी करने से पहले। गवर्नमेंट अगर आज सारा का सारा कुछ इंडिया में टेक्नोलॉजी बेस्ड कर दे, तो इंडिया एक पॉपुलेटेड कंट्री है जहां पे ऑलरेडी क्या पाया जा रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट है। और अगर सब कुछ टेक्नोलॉजी करने लग जाएगी तो अनएम्प्लॉयमेंट क्या हो जाएगा, कम होने की जगह और बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो गवर्नमेंट को वो चीजें भी ध्यान में रखनी होती है कि हमें एम्प्लॉयमेंट लेवल को भी संभाल के चलना है। ठीक है। We find different goals being emphasized on the different plan in the India। अलग अलग प्लान्स के अंदर क्या किया जाता है बेटा, अलग अलग गोल्स बनाए जाते हैं। फिर आता है बेटा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर। कहता है इकोनॉमिक, इसे रहने दो यहीं तक कर लो, ज्यादा होगा फिर काम।